तो देखो विनोद, एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा बहुत ही निकट आ चुकी है एंड आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि 10 फरवरी को हमारा 11वीं का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है एंड उसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। तो भाई ये रहा आपका वो सीरीज, देखो इसे कह सकते हैं हम सीरीज ही कहेंगे, क्योंकि इसमें आपके दो दो नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना भाई, ये टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इनको मत छोड़ देना। देखो भाई, आप लोग चाहते हो ना कि मैं उतनी सारी बुक का नहीं पढ़ सकता, उतनी मोटी गाइड का नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसमें से भाई आपको छांटना नहीं आता ना चीजों को, है ना, कि कौन इंपोर्टेंट है, कौन लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं, कौन आने के चांसेस हैं, कौन हमारी हाफ ईयरली में आए थे और किन टॉपिक से बोर्ड क्वेश्चन नहीं रख रहा है ना। तो वो सारे क्वेश्चन ना इस वीडियो में कवर हो जाएंगे एंड इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो एक एक क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं एंड एक एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से आने वाला है पेपर में, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। एंड देखो इस ये पूरा पीडीएफ है ना, ये 27 पेज का लगभग पीडीएफ है एंड इसमें 2 3 बार 4 4 नंबर के सारे क्वेश्चन है विद आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहना। एंड इस वीडियो में आपके ये सारे 2 2 नंबर के प्रश्न पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इन्हें कंप्लीट करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एंड एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना एंड आपको आपके अन्य सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया और सारे जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उनकी तैयारी करनी है भाई। तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहले नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए, या फिर परिभाषा आती है कि वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए या वैश्वीकरण क्या है इसका अर्थ बताइए। किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो वैश्वीकरण होता क्या है? बेसिकली वैश्वीकरण का जो तात्पर्य होता है, देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों के विस्तार से होता है। देखो वीडियो को भले ही 2x में सेट करो, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, चीजों को सुनो यार, सुनने से ना याद होता है। और पेपर के लिए अब टाइम नहीं है कि बार बार ये देखा वो देखा, सारा कुछ किया, नहीं ये नहीं वो नहीं, है ना। तो नहीं, एक तरीके से एक सीक्वेंस में कंप्लीट करते चलो यार, कि ये हमारा कंप्लीट है, अब हमें बिल्कुल इसको रिवाइज केवल करना पड़ेगा एक बार, अब हम इसको अभी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। एक तरीके से चीजें खत्म करते चलो, अब टाइम क्योंकि नहीं बचा है यार। देखो तो वैश्वीकरण क्या होता है, देशों के बीच, मतलब हमारे देश में जितने, मतलब विश्व में कई कई देश हैं भाई, जितने भी देश हैं उन देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो संबंध होते हैं, है ना, उनका जो विस्तार होता है, उसके विस्तार से है ना वैश्वीकरण वो कहलाता है। यह वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण बिल्कुल आता ही आता है ना, विश्व का बाजार है एक तरीके से वैश्वीकरण, है ना। विश्व जुड़ा हुआ है जिस तरीके से, उसमें संबंध है विश्व के देशों में, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो गए, सांस्कृतिक हो गए, आर्थिक हो गए, तो क्या है एक तरीके से वैश्वीकरण है। तो इस तरीकों को, इस परिभाषा को याद रखना। नेक्स्ट कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है भाई? विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे SEZ कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मैं कह लूं कि आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। देखो तो कहता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्यतः शुल्क मुक्त होता है, मतलब यहाँ पे शुल्क नहीं लगता, शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है, तथा जिसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यवसायिक और वाणिज्यिक जो है कानून होते हैं। देखो मेनली इतना याद रखो, देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र जो सामान्यतः शुल्क मुक्त होता है, वो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र। भाई विशेष है, शुल्क नहीं लग रहा है ना, इस चीज को याद रखो। नेक्स्ट कहता है कि समांतर माध्य की 2 विशेषताएं लिखिए। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं कराया ना तो कर दिया करो वीडियो को लाइक, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंच पाता है। कहता है कि समांतर माध्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, इसके परिकलन में आंकड़ों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती भाई, और इसे सरलता से अभिकलित किया जा सकता है। बड़ी ही सरल विशेषताएं एंड याद कर सकते हो इन्हें। तो नेक्स्ट कहता है कि उदारीकरण का अर्थ लिखिए भाई। वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये बिल्कुल अथवा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो उदारीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यापार, उद्योग और निवेश पर सरकारी नियंत्रण को जो है कम किया जाता है, ताकि आर्थिक स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को जो है बढ़ावा मिल सके भाई, इस तरीके से, है ना। उदारीकरण को आप याद रखिए, रहेगी इसकी परिभाषा। नेक्स्ट कहता है भाई कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? और भाई बेरोजगारी खुली हो चाहे प्रच्छन्न हो, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी से क्वेश्चन आता है, और चाहे बेरोजगारी क्या है इसका भी क्वेश्चन नीचे है, कंप्लीट करवाऊंगा। अब भाई ये तो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एंड यही आपको नहीं पता होगा तो फिर क्या भाई, इसको तो करना पड़ेगा। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। मतलब यार देखो कई सारे व्यक्ति एक जगह काम कर रहे हैं, मतलब एक ही खेत में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उतनों की जरूरत नहीं है उसे करने में, फिर भी क्या करें, वो बेचारे बेरोजगार हैं, कहते हैं बैठने से अच्छा है यही कर लो, है ना।
तो यदि उन्हें मतलब वो काम कर रहे हैं और उन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो भी काम उतना ही होगा जितने वो सारे 10-15 लोग कर रहे थे, वो 5 लोग करें तो भी उतना ही काम हो रहा है। तो उनके हटाने से मतलब उसमें कोई भी घाटा उटा ना, फिर हमें उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ना ही ज़्यादा मुनाफा होना, ना ही कुछ घाटा होना है। तो ये क्या है, मतलब वो लोग बैठे हुए हैं निठल्ले कह रहे हैं कि यार हम भी मतलब करते रहते हैं, तो इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो वो प्रचंड बेरोजगारी है, मतलब वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन आप क्या करें, है ना। देखो तो वो परिभाषा में कैसे, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया एंड यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि हमको लिखना क्या है ना। तो देखिए प्रचंड बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति है इससे है या फिर ऐसी बेरोजगारी है कहलाती है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी जो उत्पादकता है वो शून्य होती है। और अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा भी दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, है ना। मतलब वो तो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी मतलब उनसे प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि यही कर रहे हैं तो ही इतना आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भारत के गांव में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है ना, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट कहता है देखो 2024 में आया था सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो भाई सांख्यिकी क्या है, एक विज्ञान है जो आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और उनकी व्याख्या से संबंधित होता है। तो इन शब्दों को याद रखिए और परिभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। देखो यह आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में सहायता करता है, तो इस चीज को याद रखना है ना। अगला कहता है कि किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के 2 सूचक क्या होंगे भाई। तो देखो मेनली 2 सूचक आप इतने याद रखिए, केवल ये 2 लाइंस नीचे की मैंने आपको ऊपर थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः शिक्षा से अभिप्राय है ना, शिक्षा के बारे में समझाया गया है। अभिप्राय लोगों की पढ़ने लिखने तथा समझने की योग्यता से है, यह उच्च आय अर्जित करने का साधन माना जाता है। शिक्षा के 2 जो सूचक होंगे वो इस प्रकार से हो सकते हैं। देखो ये मुझे लगता है ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, ये परिभाषा जो दी गई थोड़ी सी ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको केवल ये 2 जो है सूचक इसके याद रखने हैं शिक्षा के। इसमें लोगों की मानसिक स्तर का भाई विकास होता है ना, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी विकास होता है ना, इस चीज को याद रखो। एंड पीडीएफ आपको भाई कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, तो बने रहना एंड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलो। पहले क्वेश्चन दिया गया है समांतर माध्य की 2 विशेषताएं लिखिए। भाई क्वेश्चन के आंसर में कहता है कि इसके परिकलन में प्रत्येक पद को जो है लिया जाता है, प्रत्येक पद का इसमें जो है काम होता है उसको लिया जाता है। इसका बीज गणितीय रीति से परिकलन करना भी संभव है, इसकी गणना जो है सरल होती है और यह एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है, मतलब सरल है सरलता से समझ में भी आ जाता है ना, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट कहता है कि भाई सह संबंध की परिभाषा लिखिए। तो प्रोफेसर केंगे के अनुसार और टटेल के अनुसार, दोनों के अनुसार यहाँ पे दी गई है क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा अपने अपने मत रखे हैं भाई। तो देखिए तो केंगे क्या कहते हैं कि यदि यह सत्य होता है कि अधिकांश उदाहरणों में 2 चर सदैव एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं तो हम यह मानते हैं कि उनमें सह संबंध जो है पाया जाता है, ये यहाँ पे किंग कहते हैं। और नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्या है यहाँ पे टटेल के अनुसार दी गई है 2 या 2 से अधिक चरों के सह विचरणों के विश्लेषण को सहसंबंध कहा जाता है, ये यहाँ पे टटेल ने परिभाषा दी है, ठीक है ना। अगला कहता है कि प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। देखो ये आपका 2024 वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार पहली बार संयोजन करते हैं ना। देखो मैंने 2023 के भी काफी सारे क्वेश्चंस में रखे हैं एंड जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हैं, 2024 के भी हैं एंड आपकी हाफ ईयरली में भी जो नए क्वेश्चन आए हैं वो भी हैं, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एंड वीडियो को कंप्लीट देखना, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। भाई मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी क्या होती है कि मानव पूंजी एक अमूर्त संपत्ति या उत्पाद होता है जो किसी व्यवसाय की बैलेंस शीट में शामिल नहीं होता है। इसे एक श्रमिक के ज्ञान और कौशल के आर्थिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मानव पूंजी केवल ये नहीं होता कि बैंक बैलेंस है, मतलब बैलेंस है तो वो मानव पूंजी है, नहीं, उसे श्रमिक के ज्ञान और कौशल के आर्थिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता है कि ये मानव पूंजी है ना। इसमें वे विशेषताएं शामिल होती हैं जिन्हें नियोक्ता महत्व देते हैं, जैसे वफादारी और समय की पाबंदी, स्कूली शिक्षा, प्रशिक्षण, ज्ञान, विशेषज्ञता, सुरक्षा और अन्य चीजें, है ना। तो मानव पूंजी ये नहीं है कि आपके पास पूंजी है, पैसा है बहुत सारा तो वो पूंजी है, नहीं, आपका जो ज्ञान है, आपकी वफादारी है, आपकी समय की पाबंदी है, आप समय के बहुत पक्के आदमी हो, है ना, और आप में विशेषज्ञता है, तो ये सारी चीजों को मानव पूंजी यहाँ पे करार दिया गया है। नेक्स्ट कहता है भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। एमएसपी, इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार आया हुआ है, सही जोड़ी में इससे ऑब्जेक्टिव भी बने हुए हैं ना। देखो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। भाई किसानों से सरकार फसल खरीद रही है और यह किसानों की उत्पादन लागत को कि कम से कम मतलब कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है ना। यहाँ पे आ गया, थोड़ा मिस्टेक हुई है ना, कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य होता है जिससे सरकार किसानों, मतलब न्यूनतम का मतलब क्या होता है आपका, न्यूनतम मतलब कम से कम दाम, कम से कम, यहाँ पे समझा ना, कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है, मतलब लागत से, है ना, मतलब जितने की लागत लगी है उस चीज को उत्पादित करने में उससे 1.5 गुना अधिक मूल्य, है ना, सरकार उन्हें किसान को देगी, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य होता है जिससे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का जो है समर्थन करती है भाई, है ना।
नेक्स्ट कहता है कि नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति, देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ये मत सोचो कि ये नहीं आएगा यार, इसको छोड़ देते हैं। अब इसमें से क्या छोड़ोगे यार, उतनी सारी तुमने बुक नहीं पढ़ी, उतनी सारे अच्छी तरीके से नहीं किया, अब इसमें से छोड़ोगे तो फिर नहीं होने वाला, मुझे गारंटी है इसकी, तो है ना। देखो, तो जब किसी नियमित वेतन भोगी कर्मचारी किसे कहा जाता है भाई? वेतन भोगी कर्मचारी। देखो, जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी देता है, मतलब वो रेगुलरली काम कर रहा है उद्यम में या फिर कोई भी व्यक्ति किसी संस्था वगैरह में कह लो, है ना, तो वो काम कर रहा है, तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। भाई पर्यावरण, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है, लेकिन परिभाषा आपको एक अच्छी वे में लिखनी है, अच्छी तरीके से परिभाषा को लिखना है। देखो, तो पर्यावरण को विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिनमें से प्रमुख परिभाषा को अवलोकन करना यहाँ आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे मैकाइवर तथा पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। ये इनके अनुसार एक परिभाषा आपको दी गई है, ठीक है ना, तो इसको याद कर सकते हो, और अन्य सारी परिभाषा जितनी भी आपको थोड़ी बहुत आती है तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? भाई ग्राहक, उपभोक्ता। देखो, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है ना, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति दूध खरीद कर पीता है वह उस दूध का जो उपभोक्ता है ना। तो मतलब सेवाओं का जो उपभोग करता है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो और मैं आपको ये सेवा दे रहा हूं, है ना, तो आप एक तरीके से उपभोक्ता हो, है ना, तो ये चीज यहां पे हो जाती है। अगला कहता है कि चर किसे कहते हैं? तो चर वह गुण या विशेषता है जिसका मान व्यक्ति या वस्तु में भिन्न हो सकता है। चर क्या कहलाता है? मतलब एक गुण या विशेषता होती है जिसका मान व्यक्ति या वस्तु में भिन्न हो सकता है, ये चर यहाँ पर कहा गया है। उदाहरण क्या रहेगा? उम्र, आय, ऊंचाई, वजन आदि यहाँ पे हो गया चर के उदाहरण। अगला कहता है कि आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार लिखिए। तो गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण, है ना, इनके उदाहरण भी आपको समझाए गए यहाँ पे दोनों के, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। गुणात्मक वर्गीकरण के उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे लिंग, जाति, धर्म, है ना, और यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे मात्रात्मक, तो उम्र समूह जो होता है वो इसके उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुलक भाई किसे कहते हैं? आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार घटित होता है तो उसे बहुलक कहा जाता है। मोड भाई ये तो सबको पता है, जो बारंबार आए, है ना, बारंबारता जो अंकन होता है, आंकड़ा होता है, वो क्या है? बहुलक होता है। देखो जैसे ये हमारा एक मतलब कह लो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, अब इनमें से 2 3 3 4 5 3 6 भाई जो बार बार आ रहा है, बारंबारता किसकी हो रही? 3 बार आया, तो बहुलक कौन? 3 हो गया थे। इतना तो सभी आप लोगों को पता है, ठीक है ना। अगला कहता है कि माध्यिका किसे कहा जाता है? तो माध्यिका क्या होती है? बहुलक माध्यिका की परिभाषाएं आई हुई हैं, इसलिए मैंने दी हैं यहाँ पे। तो माध्यिका वह मान है जो व्यवस्थित आंकड़ों में बीच में आता है, मतलब बीच में, माध्यिका है ना, माध्य में बीच में आता है ना। यदि संख्या विषम हो, है ना, संख्या का मध्य का मान विषम हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि संख्या में मतलब मध्य का मान विषम हो संख्या का, है ना, तो संख्या सम हो और बीच 2 मानों का औसत जो होगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है 2 4 6 8 10, तो इसमें माध्यिका का मान क्या होगा? तो देखो 6 8 ये रहेंगे, मध्य के 2 मान दिए गए, इनको जोड़ करके इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आपका 7, इसका निकल करके क्या आ जाएगा? माध्यिका निकल करके आ जाएगी। अगला कहता है कि माध्य किसे कहते हैं? देखो माध्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड सरल है, इसको समझ सकते हो। देखो माध्य का मतलब होता है सभी आंकड़ों के योग को उनके कुल मानों, मतलब जितने भी आंकड़े, जैसे कह लो आपको ये 2 4 6 8 10 ये आंकड़े दिए गए हैं, है ना, और इनके कुल मानों से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, इसे औसत भी कहते हैं। देखो तो इसका सूत्र जो होता है माध्य का दिया गया समेशन अपॉन n, इस तरीके से इसका सूत्र होता है। तो समेशन ये यहाँ पे क्या है? सभी आंकड़ों का योग, आंकड़े जितने भी आपको दिए जाएं, जैसे मैं कह लूँ कि यहाँ पे 2 3 4 ये आंकड़े दिए गए हैं, 4 3 2 4 3 7 और 2 9, है ना, 9 हो गया। और फिर इनका कुल मानों की संख्या, अब 3 आंकड़े हैं तो 3 का हम उसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, तो 3 तरह का 9, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे उदाहरण भी आपको सेकंड दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपको 4 आंकड़े दिए गए, मतलब ये कुल क्या होगा? कुल हमारे मान हो गए ये 4, है ना। और ये देखो अब इनका क्या? सभी आंकड़ों का योग, ये आंकड़े हैं, इनका योग 6 8 4 2, है ना, इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, एंड इसमें 2 4 का भाग, ठीक है, इतना आप लोग पता होगा ये तो आपको। अगला कहता है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? अब चलिए हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो सीमित संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जो है संबंधित होता है, साथ ही मानव की आर्थिक समस्याओं का इसमें समाधान किया जाता है, एंड इसमें उसका अध्ययन किया जाता है ना। तो कहें कि उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन सारी चीज़ों से संबंधित जिस विज्ञान में कहें कि जिस शाखा में कहें कि अध्ययन किया जाए उसे हम अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
उपभोक्ता के कोई दो कार्य लिखिए। ग्राहक के कार्य लिखने भाई, तो उत्पादों और सेवाओं का जो है उपभोग करना, बाजार में वस्तुओं की मांग को उत्पन्न करना। भाई जब ग्राहक ही मांग नहीं करेगा तो बाजार में वस्तुएं आएंगी कहीं, है ना। तो उत्पादों और सेवाओं का उपभोग करना, मतलब वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करना, है ना। और वस्तुओं की बाजार में मांग करना। नेक्स्ट कहता है कि आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई दो सीमाएं बताइए। तो आंकड़ों का विश्लेषण करना कठिन होता है, इसकी सीमा कहती है एंड तुलना और प्रवृत्तियों का प्रदर्शन जो है प्रभावी नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट कहता है कि अच्छी प्रश्नावली के कोई दो गुण लिखिए। एंड यही क्वेश्चन 2024 वर्ष में इस तरीके से आया था कि आंकड़ों के संग्रह के लिए उपयुक्त प्रश्नावली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखिए आंसर आपका रहेगा प्रश्न स्पष्ट सरल होने चाहिए। मतलब जो प्रश्नावली में अगर आप प्रश्न दे रहे हैं ना, जो प्रश्न रखे जाएं उसमें वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को समझने योग्य होना चाहिए, है ना। और प्रश्नावली का आकार जो है छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हम यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के मध्य भाई भेद करो, यानी कि अंतर आपको सीधी बात इसमें लिखना है। तो अंतर का आधार रहेगा स्रोत और उद्देश्य। तो भाई प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत क्या होता है, शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष संकलित आंकड़े ये होते हैं, ये तो अन्य स्रोतों से यह लिए जाते हैं। और इसका उद्देश्य विशिष्ट शोध उद्देश्य के लिए प्राथमिक आंकड़ों का यूज किया जाता है एंड पूर्व तैयार आंकड़ों के लिए जो है द्वितीयक आंकड़ों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे अलग है यार, भिन्न है। भाई 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर रहेगा आपके सामने, द्वितीयक डेटा पूर्व संकलित और प्रकाशित होता है, जबकि प्राथमिक डेटा नए और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता द्वारा संकलित किया जाता है। मतलब एक तरीके से इनमें अंतर ही तो लिखा है ना। तो ये वही यही चीज हो जाती है ना। नेक्स्ट कहता है कि अच्छे प्रतिदर्श की कोई दो विशेषता बताइए। तो प्रतिदर्श अध्ययन की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है और यह निष्पक्ष और सटीक परिणाम प्रदान करता है। तो यही एक अच्छा प्रतिदर्श होता है जो कि अच्छा परिणाम प्रदान करे और जनसंख्या का सही जो है प्रतिनिधित्व करे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि निर्देशांक की 3 विशेषताएं लिखिए। भाई पहला कहता है कि यह तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, यह एक मानक आधार पर आधारित होता है, इसका उपयोग आर्थिक प्रवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है ना। अब भाई बात आती है इसके PDF की, जो कि 2, 3, 4 पूरे के पूरे नंबर के आंसर के क्वेश्चन के साथ आपको दिया जाएगा, है ना। तो भाई ये PDF आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इस PDF को परचेस करने के लिए आप उस लिंक पर जाइए एंड उसको आप परचेस कर पाएंगे, ना। तो फिलहाल वीडियो में समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, फिर आप PDF परचेस कर सकते हैं ना। नेक्स्ट कहता है कि मानव पूंजी निर्माण के कोई 3 स्रोत लिखिए ना। तो शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान। तो ये मानव पूंजी के कहें कि स्रोत होते हैं, कोई 3 प्रमुख स्रोत कहते हैं निर्माण के लिए, पूंजी निर्माण के लिए, है ना। तो शिक्षा और कौशल विकास हो गया, है ना, स्वास्थ्य सेवा होगी, प्रशिक्षण। नेक्स्ट कहता है कि बेरोजगारी के प्रकार लिखिए। तो भाई बेरोजगारी क्या होती है भाई, ये तो हम पढ़ेंगे ही, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी हम देख ही चुके थे ऊपर। अब यहाँ पे कहता है कि बेरोजगारी के प्रकार, तो मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो भाई प्रच्छन्न को तो हम ऊपर देख चुके थे, लेकिन मौसमी क्या होती है भाई। तो मौसमी बेरोजगारी देखो, जैसे किसान है, जब उसकी फसल लगी हुई है खेतों में भाई, जब अच्छी मतलब कह लो कि उस टाइम जब उसकी फसल का टाइम होता है, जैसे ठंडियों में अभी कह लो कि टाइम है फसल का, है ना, गेहूँ वहूँ लगी हुई है। लेकिन अभी देखो जब जो गेहूँ कट जाएगी उसके बाद जो है गर्मियों में खेत खाली पड़े रहते हैं, मतलब वो मौसम के अनुसार खेती होती है ना। तो एक तरीके से मौसमी बेरोजगारी। अगला कहता है कि बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अर्थ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है, तो इसको बिल्कुल से हाईलाइट कर लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाना। देखो तो जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, मतलब वो काम करना तो चाहता है, उसके पास उसकी योग्यता भी है, काम करने योग्य है ना, लेकिन उससे रोजगार ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या है, बेरोजगारी है। और ये भारत में बिल्कुल भरी पड़ी है ना। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में चतुर्थक के दोष बताइए। तो आंसर रहेगा चतुर्थक सभी आंकड़ों का उपयोग नहीं करता है, यह बड़े डेटा सेट के लिए सटीक परिणाम प्रदान नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि बहुलक की कोई दो विशेषता। भाई बहुलक क्या होता है ये तो हम ऊपर देख ही चुके थे, है ना। तो बहुलक की विशेषताएं देखेंगे। बहुलक में छोटे आपस में, मतलब बहुलक आपस में छोटे जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, छोटे से जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, है ना। और छोटे अणु बहुलक हल्के और सस्ते होते हैं, साथ ही इन्हें विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। तो बहुलक को आप अच्छी तरीके से देख लेना एंड इसकी परिभाषा विशेषता सहित कर लेना। अगला कहता है कि सहसंबंध किसे कहते हैं। तो देखो सहसंबंध की परिभाषा हमने 2 वैज्ञानिकों के अनुसार देखी थी, टटेल के अनुसार देखी थी और प्रोफेसर किंग के अनुसार देखी थी। एंड अब एक परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई, तो इसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला कहता है कि मानव विकास सूचकांक के कोई 2 घटक लिखिए भाई, है ना। मानव विकास सूचकांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई, किसके द्वारा जारी करी जाती है। तो इसके 2 घटक रहेंगे प्रमुख, एक शिक्षा है और एक स्वास्थ्य है। तो यही इसके मेन उद्देश्य हैं, इसके घटक हैं
शिक्षा साक्षरता दर औसत शिक्षा वर्ष को मापा जाता है इसमें, और जीवन प्रत्याशा दर को ध्यान में रखा जाता है जो कि स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कोई दो महाराष्ट्र कंपनियों के नाम लिखिए, तो एक हो जाती है भारतीय तेल निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी महारत्न कंपनियां यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, और भी कई कंपनीज हैं आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। अगला कहता है कि उदारीकरण किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो उदारीकरण की परिभाषा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको हम देख ही चुके हैं। तो भाई देखो, जब सरकार, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट परिभाषा दी गई है लिबरलाइजेशन की। तो देखिए, जब सरकार अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाकर के व्यापार और उद्योग को स्वतंत्रता देती है तो इसे उदारीकरण कहा जाता है। मतलब उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसे हटा करके व्यापार और उद्योग के लिए जो है स्वतंत्रता छूट दे एक तरीके से, है ना, तो उसे क्या कहेंगे भाई, उसे उदारीकरण। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना होता है ना, तो इससे हो भी रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के नाम लिखिए। तो एक हो जाता है हमारा IMF, दूसरा वर्ल्ड बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो वित्तीय की बात करी जा रही है, कोई भी संस्थान मत लिखना है, वित्तीय संस्थान पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड विश्व बैंक, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि श्रमिक किसे कहते हैं। देखो भाई, श्रमिक क्या होता है, श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक या मानसिक श्रम के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करता है और बदले में परिश्रमिक, मतलब कह लें कि वेतन जो है प्राप्त करता है ना, तो इसे हम श्रमिक कह सकते हैं। नेक्स्ट श्रमिक यानी कि मजदूर एक तरीके से। नेक्स्ट हमारा धारणीय विकास को परिभाषित कीजिए। धारणीय विकास क्या होता है भाई, तो वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता किए, है ना, तो ये हमारा धारणीय विकास है। मतलब वो केवल अभी का सोच रहा है कि यार अभी की जो आवश्यकता है वो तो पूरी हो जाए, भविष्य का क्या है वो, अगर हम सतत पोषणीय विकास की बात करेंगे तो मतलब उसमें विश्व, मतलब कह लो कि पर्यावरण को साथ में लेकर के, भविष्य की चीज़ों को साथ में लेकर के चला जाता है, लेकिन इसमें केवल वर्तमान की चीज़ों को की आवश्यकताओं को देखा जाता है धारणीय विकास में, तो ये हमारा धारणीय विकास हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि आयात प्रतिस्थापन क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें विदेशी वस्तुओं के बजाय घरेलू उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया जाता है, तो ये आयात प्रतिस्थापन कहलाता है ना। आयात निर्यात तो आप समझते होंगे, है ना, किसी देश से बाहर से चीजें आ रही हैं तो वो आयात है, और जा रही हैं तो निर्यात है। नहीं आ रही मतलब निर्यात, मतलब नहीं आ रही है ना, इस तरीके से याद करना, ये बताया है मैंने, है ना, तो वो निर्यात है। ठीक है, इस चीज को आपको पढ़ा के रखा है। नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां होती हैं, देखिए उत्तर लिखा हुआ है ना, अलग है इससे। आर्थिक क्रियाएं वे गतिविधियां होती हैं जो उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती हैं, है ना, जैसे व्यापार और सेवाएं, है ना, तो ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो कि क्या वितरण से और उपभोग से संबंधित होती हैं, वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे किसी भी प्रकार की सेवा हो गई, है ना, बिजनेस वगैरह, तो ये हमारी किस में, आर्थिक क्रियाओं में आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सांख्यिकी के कोई दो महत्व लिखिए। भाई सांख्यिकी परिभाषा हम ऊपर देख ही चुके थे। सांख्यिकी का महत्व रहेगा नीतियों के निर्माण में सहायता करता है और आर्थिक प्रवृत्तियों का जो है अध्ययन इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ क्या है। भाई लिखिए, तो आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ है उन्हें विशेष समूहों या वर्गों में व्यवस्थित करना ताकि उनका विश्लेषण जो है आसान भाई हो सके, है ना, तो ये आंकड़ों का वर्गीकरण होता है। इसका अर्थ होता है, जिस चीज़ को याद रखना, वर्गीकरण मतलब एक तरीके से बांटना, है ना, उन्हें व्यवस्थित करना सही ढंग से, है ना। नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक डेटा भाई क्या होता है, तो आर्थिक डेटा बे आंकड़े होते हैं, सॉरी, है ना, बे आंकड़े होते हैं जो उत्पादन, व्यापार, रोजगार और आय जैसी आर्थिक गतिविधियों से जो है संबंधित होते हैं, है ना, तो वो आर्थिक डेटा कहलाता है। मतलब वही आंकड़े होते हैं एक तरीके से, वो किसी भी रूप में किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, व्यापार के, रोजगार के, आय की जो है आंकड़े हो सकते हैं ना, तो इस तरीके से उससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव 100% बनता है भाई, है ना, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लो, दिमाग में उठा लो। प्राथमिक क्षेत्र भाई, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं, यानी इनको याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग कृषि वगैरह आता है, कृषि में जैसे मत्स्य पालन हो गया, है ना, खेती वगैरह हो गई हम, है ना, और पशुपालन हो गया। और द्वितीय क्षेत्र में हमारे उद्योग आते हैं, लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग, किसी प्रकार से, है ना, तो उद्योग द्वितीय। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं वगैरह आती हैं, जैसे शैक्षणिक सेवाएं, है ना, शैक्षिक सेवाएं होंगी, बैंकिंग सेवाएं होंगी, संचार सेवाएं होंगी, वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। अगला कहता है कि सुरक्षित स्टॉक क्या है। भाई आंसर देख सकते हैं कि उत्तर रहेगा आपका, देखो ये न्यूनतम, शायद ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, देखिए समझिएगा, न्यूनतम, है ना, ये उत्तर अलग है, न्यूनतम भंडार है ना। सुरक्षित स्टॉक क्या है, सुरक्षित स्टॉक, यहाँ से होता है क्वेश्चन तो स्टार्ट। सुरक्षित स्टॉक वह न्यूनतम भंडार है जो किसी आपात स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है, भाई सुरक्षित स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिकीकरण क्या है। भाई तो आधुनिकीकरण नई तकनीकों, विचारों और संस्थानों को अपनाने की प्रक्रिया है। मतलब आधुनिकीकरण है ना, मतलब नई जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें ढलते जाना, है ना, उनको अपनाने की प्रक्रिया, विचार हो चाहे वो तकनीक हो चाहे वह संस्थान हो, तो उनको अपनाने की जो प्रक्रिया है जो समाज और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो आधुनिकीकरण से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समृद्धि का अर्थ बताइए। तो समृद्धि का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में
उत्पादन, आय और संसाधनों का विस्तार, है ना, समृद्धि, ये कहलाती है। नेक्स्ट कहता है कि ग्रीन हाउस गैस वृद्धि के 4 कारण लिखिए, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के 4 कारण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग हो रहा है, वनों की कटाई करी जा रही है भाई, औद्योगिक उत्सर्जन, तो ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस वृद्धि के कारण है। नेक्स्ट कहता है कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, है ना, मैं कोई दो आपको, देखिए क्वेश्चन, देखिए कहा था ना मैंने, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, ये थोड़ा क्या पता क्यों हो रहा है, वर्ड में थोड़ा इसको मुझे करना पड़ेगा कुछ, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, गैर नवीकरणीय है, ये नवीकरणीय है, ठीक है ना। और यहाँ पे आधार दिए गए हैं, उपलब्धता के आधार पर अंतर है, ये उदाहरण दिया गया है। तो ये नवीकरणीय जो है वो पुनः प्राप्त हो सकते हैं, जबकि यह सीमित मात्रा में होते हैं गैर नवीकरणीय, ठीक है। और इसका उदाहरण सौर ऊर्जा है भाई, सौर ऊर्जा जैसे सूर्य की ऊर्जा है, धूप वगैरह है ना, पवन ऊर्जा है, कोयला पेट्रोलियम, ये तो भाई खत्म हो जाएंगे, सीमित मात्रा में, है ना, ठीक है। अगला कहता है कि मनरेगा कानून के मुख्य बिंदुओं को समझाइए। तो इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती है कि मतलब इतने पैसे तो मिलेंगे ही, और महिलाओं के लिए रोजगार में जो है आरक्षण होता है, हैं, ये सारी चीज़ें थी। अगला कहता है कि सौर ऊर्जा के उपयोग के लाभ बताइए भाई, यही सौर ऊर्जा जो हमने नवीकरणीय संसाधन में पढ़ी। तो देखिए यह एक अक्षय ऊर्जा संसाधन है ना, इस चीज़ को याद रखना, यानी कि असीमित ऊर्जा, सौर ऊर्जा कभी खत्म थोड़ी ना होगी। अगला कहता है कि बिजली उत्पादन में लागत कम, है ना, और पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण रहित है, तो इसके उपयोग कहें कि लाभ कहें ना, दोनों है। अगला कहता है कि ऊर्जा के प्रकार जो होते हैं उनके नाम लिखिए। तो व्यापारिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक ऊर्जा, 2 प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा को बताया गया है, तो इन दोनों को याद रखना। अगला कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ समझाइए। देखो एक एक क्वेश्चन को देखते चलो यार, ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये कल पढ़ लेंगे, नहीं यार, टाइम नहीं बचा है परीक्षा के लिए, है ना। एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानो इनको, तो सभी को 2x में वीडियो को कर रखा है ना, नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना अगर आपको जल्दी है ज़्यादा कि यार जल्दी निपटे वीडियो, है ना, लेकिन ध्यान से सुनते चलो तो याद होती हैं चीज़ें, इस बात को बिल्कुल प्रूव किया गया है ना। देखिए आर्थिक नियोजन में कहता है कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी नियोजन है जिससे जो है आर्थिक क्षेत्र में शासकीय हस्तक्षेप तथा राज्य की साझेदारी होती है ना। नियोजन में स्थित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रिया का निर्देशन होता है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक संसार का सर्वोत्तम उपयोग इसमें करना होता है। तो आर्थिक नियोजन को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला कहता है कि हरित क्रांति का जो है अर्थ समझाइए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, तो वो 4 नंबर में देखेंगे हम। अभी तो हम 2 नंबर में इसको केवल अर्थ के साथ समझ लेते हैं, वो थोड़ा डिटेल में आता है कि किसानों के बारे में किस तरीके से, है ना, तो ऐसा कुछ है ना। तो अभी तो हम इसको समझ लेंगे कि होती क्या भाई, है क्या हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति से आशा है कृषि उत्पादन में उस वृद्धि से, तीव्र वृद्धि से है जो देश में थोड़े समय में अधिक मात्रा में ऊंची उपज देने वाली बीजों, रासायनिक खादों के प्रयोग के फलस्वरूप हुई है। इसमें बीजों मतलब हरित क्रांति जब से देश में आई है ना, जब से मतलब काम किया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है ना, क्योंकि ऊंची उपज इससे हो रही है। और इसमें बीज व खाद के संयोग को फसल बनाने के लिए इनसे संबंधित अन्य आवश्यक संसाधनों जैसे सिंचाई मशीनों, कीटनाशक दवाओं आदि को सभी को जो है जुटाया जाता है। तो हरित क्रांति बहुत ही लाभदायक एंड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट कहता है कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखो ये बेरोजगारी के एक प्रकार है, जैसे कि प्रच्छन्न था, ऊपर पढ़ा था हमने। तो कहता है कि मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब लोग वर्ष के कुछ विशेष समय में बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी या काम मौसमी होता है। यह स्थिति मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जैसे कि बुवाई और कटाई के समय ही काम उपलब्ध होता है ना, बाकी समय जैसे खेत खाली पड़े हैं या फिर कुछ है ना, तो वो क्या होती है, एक तरह की मौसमी बेरोजगारी ये कहलाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, और इसको उदाहरण के तौर पर भी यहाँ पे समझ सकते हो आप, है ना। नियमित वेतन भोगी कर्मचारी भाई किसे कहा जाता है, तो ये हम क्वेश्चन शायद ऊपर देख चुके थे, नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाली 2 लाभ लिखिए, है ना। 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ये भाई ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है एंड इसका भी दिया गया है ना। अरे ये नियमित भोगी वेतन भोगी कर्मचारियों का ये यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, देखो भाई, है ना। और ये इसका आंसर नीचे दिया गया है, मैंने कहा ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। ये देखो ये जो आंसर है वो इसका है एंड ये जो इसका है इसका दिया गया, ठीक है। तो देखिए इन कर्मचारियों को देखो, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कौन से 2 लाभ मिलते हैं, तो भाई उन्हें सुरक्षा, पेंशन, बोनस आदि ये सारे अन्य लाभ मिल सकते हैं ना। ये सारे लाभ लिख करके रखना। उदाहरण किसी कंपनी में अकाउंटेंट या स्कूल में शिक्षक को, है ना, क्या क्या पेंशन वगैरह, बोनस, सुरक्षा वगैरह ये सारे जो है लाभ मिलते हैं ना। और नियमित वेतन भोगी क्या होते हैं, इसे हम ऊपर भी देख चुके थे, लेकिन वे कर्मचारी होते हैं जो किसी संगठन, कार्यालय या प्रतिष्ठान में नियमित रूप से जो है काम करते हैं, नियमित, ठीक है। प्रश्न कहता है कि कृषि विपणन प्रक्रिया भाई क्या है, तो कृषि विपणन प्रक्रिया में किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को बाजार में बेचने की
प्रक्रिया जो है शामिल है। इसमें उत्पादन के बाद के सभी कार्य शामिल हैं। जैसे देखो कृषि विपणन मेनली कहलाता क्या है, जैसे अपन ने खेती उगाई, देखो कृषक है एक, वो अपनी फसल को उगा लेता है खेत में एंड उसे बेचने वो बाजार या मंडी में जाता है, एक तरीके से बाजार में बेचता है अपनी फसल को, तो ये कृषि विपणन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखना। एंड इसका जो क्रम होता है भाई वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले किसान उस फसल को काट के संग्रह करेगा, अपने पास रखेगा, है ना, तो वो स्टोरेज करेगा, है ना, उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए इसमें उसको भंडारित किया जाएगा, मतलब संग्रहित किया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद उसको ग्रेडिंग दी जाएगी, भाई कह सकते हैं उसको गुणवत्ता के अनुसार, मतलब कोई सारी चीज़ें फसल में अच्छी भी होती हैं, कोई का यहाँ पे गुणवत्ता नीची होती है, ख्याल होती है ना, तो कई सारी चीज़ें उनकी गुणवत्ता के अनुसार उन्हें उत्पादों में बांटा जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा ना, अच्छी है तो अच्छी उत्पाद मतलब अच्छा ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्टेशन, है ना, बाजार तक उत्पादों को पहुंचाने की व्यवस्था ना है, तो ये अगली प्रक्रिया, अगला उसका कदम हो जाता है। अगला विपणन, फिर से बेचा जाता है ना, बिक्री के लिए उपयुक्त बाजार या खरीदार तक पहुंच बनाना, तो ये सारे कुछ होते हैं कृषि विपणन के, कुछ यहाँ पे कह सकते हैं ये चरण होते हैं, कदम होते हैं। तो इस तरीके से आपके 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भाई नहीं कराया तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें एंड अपने मित्र को जरूर से वीडियो भेज दिया करें, क्योंकि वह आपकी आशा में रहता भाई कि ये कुछ भेजेगा यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये पीडीएफ आपको परचेस करना है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मैं कह लूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।